स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल GD क्लासेस 96 YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में अपन ने छोटी आंत के अंदर जो भोजन का पाचन होता है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में अपन लोगों ने बात की थी। मैंने आपको ड्यूडेनम जो पार्ट था अपना ग्रहणी वाला भाग उसके अंदर जो पाचन था उसके बारे में बताया था। मैंने कहा था एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए बोला था। मैंने कहा था स्मेल SMELL स्मेल, और इस फॉर्मूले के अंदर मैंने कहा था ये जो एंजाइम्स होते हैं ये सभी एंजाइम छोटी आंत के अंदर उपस्थित होते हैं। ये एंजाइम छोटी आंत के अंदर उपस्थित होते हैं, ये बताया था मैंने। और मैंने आपको कहा था एस का मतलब सुक्रेज बताया था, एम का मतलब माल्टेज बताया था, ई का मतलब इरेप्सिन बताया था, एल का मतलब लैक्टेज बताया था, और इस एल का मतलब मैंने लाइपेज बताया था। मैंने कहा था जो सुक्रेज एंजाइम होता है वो ग्लूकोज को, जो सुक्रोज होता है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है, और जो माल्टेज एंजाइम होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज के दो अणुओं में तोड़ देता है, और जो इरेप्सिन होता है वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है, और जो यहाँ पर जो आपको लैक्टेज एंजाइम दिखाई दे रहा है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देता है, और लाइपेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में वसा को तोड़ देता है। तो मैंने आपको कल यहाँ पर छोटी आंत के अंदर ड्यूडेनम के अंदर जो भोजन का पाचन था उसके बारे में अपन लोगों ने अच्छे से बात कर ली थी, और उसके बाद में अपन आगे स्टार्ट कर रहे हैं कि ड्यूडेनम के अंदर जो ड्यूडेनम जो होता है इस ड्यूडेनम के अंदर आपको एक और बता दूं कि कुछ यहाँ पर लीवर कुहन की ग्रंथियां या लीवर कुहन की कोशिकाएं होती है वो इसके अंदर किस भाग में देखने मिलती है। तो याद रख लेना, एक तो ड्यूडेनम वाला भाग और आपको देखने मिलेगा एक इलियम वाले भाग के अंदर। तो ड्यूडेनम और इलियम इन दोनों के अंदर आपको लीवर कुहन की ग्रंथियां देखने मिलती है। अपने को एक बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए शुरू कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं कि ड्यूडेनम के अंदर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। मैंने आपको ये बात बता दी थी पिछली क्लास में। मैंने ये भी कहा था कि ड्यूडेनम के अंदर यहाँ पर आकर सभी रस मिलते हैं, मतलब यहाँ से यकृत से आने वाला पित्त रस मिलता है, आमाशय से आने वाला जठर रस और अग्नाशय से आने वाला पूर्ण पाचक रस अग्नाशयी रस मिलता है। यहाँ पर आते आते सकस एंटेरिकस के अंदर भोजन को लगातार भोजन की चर्निंग मूवमेंट और भोजन का लगातार यहाँ पर क्या होता है पाचन होता है, कंटिन्यूसली प्रोसेस होती है। सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है यहाँ पर ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर। आइए शुरू करते हैं अगले अपने जेजुनम वाले पार्ट के अंदर। और जेजुनम वाला जो पार्ट जो होता है भोजन का इस छोटी आंत के जेजुनम वाले भोजन, यहाँ पर क्या होता है कि जो ये छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग से भोजन सीधा जैसे ही आपके जेजुनम वाले भाग में आता है, जेजुनम वाले भाग में आता है तो जेजुनम के अंदर भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। जेजुनम के अंदर भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ से जैसे देखो ये जेजुनम वाला भाग है, ये ड्यूडेनम था, ड्यूडेनम के बाद में ये वाला जेजुनम वाला भाग है। ड्यूडेनम जैसे ही भोजन अपना पूर्ण पाचन कर देता है यहाँ से भोजन का, तो ये खसका देता है किसमें? जेजुनम में। और जेजुनम में भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ से भोजन आगे बढ़ते हुए चला जाता है आपके कौन से भाग में? इलियम वाले भाग में। और आइए शुरू करते हैं इलियम के अंदर क्या होता है भोजन का, तो समझो जो इलियम होता है, इलियम वाले भाग के अंदर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भोजन के अंदर यहाँ पर देखो इलियम इस तरीके से, यहाँ आपने देखा है कि इलियम इस तरीके से होता है, और इलियम के अंदर जो भोजन यहाँ पर क्या होता है, ये आपको इस तरीके से छोटी छोटी विलाई देखने मिलती है। इलियम के अंदर आपको इस तरीके से छोटी छोटी क्या देखने मिलती है? माइक्रोविलाई देखने मिलती है। याद रखना, ये माइक्रोविलाई काम क्या करती है? तो माइक्रोविलाई का जो काम होता है वो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम होता है, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती है। जहां से ये जेजुनम वाले भाग से जो भोजन था, पचित भोजन था, कहां पर पहुंच गया? यहाँ पर जो इलियम वाला भाग था, इलियम वाले भाग के अंदर ये जो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो माइक्रोविलाई उपस्थित है, इस माइक्रोविलाई वाले भाग के अंदर जो भोजन पहुंच गया है, ध्यान से देखिए, इस माइक्रोविलाई वाले भाग के अंदर यहाँ पर ये भोजन आ गया है। यहाँ पर ये भोजन देखो दो तरीके से, यहाँ पर आपको यहाँ पर बीच बीच में ये जो जगह छूट रही है यहाँ पर भी भोजन आता है, लेकिन कौन सा भोजन आता है? अपचित भोजन इस जगह पर पहुंच जाता है।
ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आ गया अपचित भोजन। मैंने ये डायग्राम कौन सा बनाया है, मैंने ये जो आपको इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, पतला भाग दिखाई दे रहा है। इस छोटी आंत जो होती है, ये छोटी आंत होती तो लंबाई में तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसको छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है, ये जो होती है, ये इसका जो विड्थ होती है वो छोटी होती है, ठीक है ना। ये लंबाई में क्या है, बहुत बड़ी होती है, लेकिन विड्थ में छोटी होती है, इसीलिए इसको छोटी कहते हैं। बड़ी आंत को बड़ी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है, चौड़ाई में बड़ी होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। तो चौड़ाई के आधार पर इनका नामकरण किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भोजन पहुंच गया, मैंने कहा था कि ये जो अपचित भोजन है, ये तो क्या है, अपचित भोजन पहुंचा है। और यहाँ पर जो आपका डाइजेस्ट फूड था, वहां पर यहाँ पर आपको डाइजेस्ट या पचित भोजन यहाँ पर आया है। अब जो यहाँ पर पाचन भोजन का हो गया है, तो अब ये जो भोजन है, ये भोजन अब कहाँ पर जाएगा, तो याद रख लेना, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि शरीर के अंदर जो भोजन का संग्रहण होता है, शरीर के अंदर भोजन का संग्रहण होता है, और वो जो संग्रहण होता है कहाँ पर होता है, तो याद रख लेना, छोटी आंत के इलियम वाले भाग के अंदर, छोटी आंत के इलियम भाग के अंदर क्या होता है, भोजन का संग्रहण होता है। दूसरा क्वेश्चन, भोजन का जो संग्रहण होता है छोटी आंत के अंदर, वो किस रूप में होता है, तो याद रख लेना, जो आपने खाया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, जिसमें सर्वाधिक पाचन जो कार्बोहाइड्रेट आप सर्वाधिक लेते हो, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर भोजन का संग्रहण करता है। तो यहाँ पर जो भोजन का स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। क्वेश्चन आता है कि भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है शरीर के अंदर, तो याद रख लेना, भोजन का संग्रहण या यहाँ पर संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में व्यवस्थित रहता है, यहाँ रहता है, ठीक है ना। देखो इधर, यहाँ पर जो ग्लाइकोजन के रूप में, अब ये जो भोजन है, यहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज इसके ऊपर उपस्थित रहती है। क्या उपस्थित रहती है, ठीक है ना, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज उपस्थित रहती है, यहाँ पर बहुत सारी। और ये जो ब्लड कैपिलरीज होती है, ये भोजन को क्या करती है, इस भोजन जो इस छोटी आंत के यहाँ पर जो पचित भोजन था, इस भोजन के ऊपर ग्लाइकोजन पर मंडराती है और इस तरीके से अपने अंदर इस ब्लड को ले लेती है। ये ब्लड सीधा का सीधा कहाँ पर पहुंच जाएगा, याद रख लेना, ये जो ब्लड होता है, ये ब्लड जो ग्लाइकोजन के रूप में था, ये सब का सब सीधा का सीधा कहाँ पर पहुंच गया, आपके लीवर वाले भाग के अंदर पहुंच गया। यहाँ से ग्लाइकोजन के अंदर जो भोजन था, कुछ भोजन यहाँ पर पड़ा रहता है और कुछ भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन का रूप लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से। और यहाँ पर जो ब्लड के साथ में ये जो भोजन मिक्स हो गया था, अब इस भोजन का लीवर क्या करता है, प्यूरिफिकेशन करता है। अर्थात लीवर का मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीवर ही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो कि क्या करता है, जो विषैले पदार्थ को भोजन के अंदर आता है, या फिर तो ब्लड जो आया था, इस ये जो ब्लड जो गंदा ब्लड था जो भोजन साथ में मिला हुआ था, इस पूरे भोजन का क्या किया, प्यूरिफिकेशन। यहाँ से इसने क्या कर दिया, यहाँ से इसने इस भोजन को, तो कहने का मतलब यहाँ से जो ब्लड आया था, भोजन का संग्रहण यहाँ पर भी होता है, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रहण लीवर के अंदर भी होता है और इसके अंदर भी होता है। अब क्वेश्चन आ जाए, अगर दोनों ही ऑप्शन में हो जाए तो आपको याद रख लेना, इलियम नहीं करना है तो आपको लीवर करना है। तो याद रख लेना, शरीर के अंदर भोजन जो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, वो संचित सर्वाधिक कहां पर रहता है, तो लीवर के अंदर। यदि परीक्षा में ऑप्शन के अंदर दोनों दिए हुए हो, इलियम भी दिया हुआ हो और लीवर भी दिया हुआ हो, तो आपको लीवर करना है, क्योंकि इलियम के अंदर भोजन कम रहता है और यहाँ पर अधिक रहता है। क्योंकि यहाँ पर तो जैसे ही भोजन आया वो यहाँ पर माइक्रोविलेज यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो काम चलता रहता है, भोजन का संग्रहण यहाँ पर रहता है। शरीर के अंदर जब ऊर्जा पड़ती है तो यहाँ से भोजन को प्यूरिफिकेशन करते हुए लीवर है वो शरीर के अन्य ऑर्गन तक पहुंचा देता है, ठीक है ना। अब देखो, तो फिर ये अपचित भोजन, इसका क्या हुआ, ये अपचित भोजन है, ये अपचित भोजन अब आगे जाएगा, तो आगे कहां पर जाएगा, इलियम से होते हुए, जैसे ही आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, इलियम के बाद में ये वाला जो भोजन यहाँ पर बड़ी आंत के अंदर पहुंच जाता है। इलियम के अंदर, इस डायग्राम में देखिए, इलियम से भोजन कहां जा रहा है, इलियम से भोजन आ गया आपके बड़ी आंत के अंदर। आपको बता दूं, बड़ी आंत के अंदर यहाँ पर आपको एक ऑर्गन दिखाई दे रहा है, इधर देखिए इस डायग्राम के अंदर, सभी की नजर ब्लैक बोर्ड पर रहनी चाहिए। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, और ये वाला भाग जो इंपॉर्टेंट भाग होता है, ये वाला भाग क्या है, इसको अपन कहते हैं अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। और ये जो अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स, इसका नाम क्या है, अपेंडिक्स।
और ये जो अपेंडिक्स होती है, ये अपेंडिक्स काम क्या करती है? कोई काम नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि शरीर के अंदर, जो मानव शरीर है उसके अंदर 5 वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं, 5 प्रकार के अवशेष अंग पाए जाते हैं। मैंने आपको एक तो मुख गुहा के अंदर बता दिया था। मैंने कहा था कि आपकी जो विजडम टीथ होती है, अकल दांड जो दांड होती है, वो जो कि क्या होती है, वो आपके एक तो क्या थी, वेस्टिजियल ऑर्गन थी। दूसरी बात, अकल दांड के बाद में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका अपेंडिक्स होता है वो भी क्या है, वो भी एक तरह का क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है ना, जिसको अपन कर्मी रूपी परिशेषिका भी कह सकते हैं, कर्मी रूपी परिशेषिका भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, गौर करिएगा कि यहाँ पर जो उपस्थित है आपका क्या, अपेंडिक्स है, ठीक है ना। ये अपेंडिक्स किसका भाग है, किसकी प्रोजेक्शन या किसके विस्तार से बना है? तो याद रख लेना, जो बड़ी आंत का सबसे पहला भाग जो आता है, बड़ी आंत के अंदर भी 3 भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला भाग सीकम होता है, दूसरा भाग कॉलन उपस्थित, ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा भाग क्या कहलाएगा, ये कॉलन वाला भाग यहाँ तक होगा, ठीक है ना। ये सीकम वाला भाग है, ये कॉलन वाला भाग है यहाँ तक, और इसके बाद में ये वाला भाग क्या है, रेक्टम वाला भाग है। तो 3 भाग होते हैं बड़ी आंत के, और 3 ही भाग किसके थे, छोटी आंत के, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात होगी। यहाँ पर जो सीकम उपस्थित रहता है, सीकम के विस्तार से क्या बना है, ये जो परिशेषिका बनी है। अब बात आती है कि जो ये अपेंडिक्स होती है, इस अपेंडिक्स ये वेस्टिजियल क्यों है, ये अवशेष क्यों है अपने शरीर के अंदर? ये इसलिए इसको मानते हैं अवशेष क्योंकि इसके अंदर क्या, ये किसी भी काम की नहीं है। क्योंकि हम किसके वंशज माने जाते हैं, हम बंदर के वंशज माने। जब हम बंदर थे तब हम क्या खाते थे, घास फूस से अपना पेट भरते थे, ठीक है ना, घास फूस से पेट भरते थे। उस समय जब ये अपनी परिशेषिका होती थी, इस परिशेषिका के अंदर क्या था, जो ये घास फूस का पाचन करने के लिए उत्तरदायी होती थी, इसके अंदर उनके पाचक एंजाइम पाए जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं, हम उनका सेवन, घास फूस नहीं खाते हैं, इसीलिए इसका कोई अपने शरीर के अंदर उपयोग नहीं। अब प्रश्न आता है कि यदि इसका कोई उपयोग नहीं है, किसी मनुष्य के अंदर देखो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाता है, वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन क्यों होता है, ये अपेंडिक्स क्यों दर्द करने लग जाती है? देखिए क्या होता है कि जब शरीर के अंदर जो भोजन होता है, आपको पता है कि यहाँ से अपचित भोजन यहाँ पर पहुंचा है, तो इसके अंदर कुछ विषैले पदार्थ भी होंगे। तो कुछ विषैले पदार्थ होते हैं, वो विषैले पदार्थ यहाँ से, देखो वो इलियम से डायरेक्ट यहाँ से अपचित भोजन था इसके अंदर, क्योंकि ये लीवर में जाया ही नहीं गया, और नहीं जाने के कारण क्या हुआ, यहाँ से जो अपचित भोजन के अंदर कुछ विषैले पदार्थ थे, वो विषैले पदार्थ यहाँ तक आ गए, और यहाँ तक आए तो विषैले पदार्थों के कारण क्या हो गया, इसकी जो मांसपेशियां थी, वो मांसपेशियां क्या हो जाती है, फूल जाती है। याद रख लेना, क्या हो जाता है, मांसपेशियां यहाँ से फूल जाती है, और मांसपेशियों के फूलने से ये धीरे धीरे अपेंडिक्स बड़ी होती जाती है, और जैसे जैसे ये अपेंडिक्स बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, लंबी होनी शुरू कर देती है, और तब क्या होता है, तब आप डॉक्टर के पास में जाते हो। डॉक्टर पहले तो इसके लिए कुछ प्राथमिक दवाइयां देता है, लेकिन फिर क्या कर देता है, अंततः उसको यहाँ से काट कर क्या कर देता है, अलग कर देता है, और इसी को क्या कहते हैं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। यहाँ पर मैंने आपको क्या बता दिया कि यहाँ पर भी इस अपेंडिक्स को अलग कर दिया। अब देखो, अब इसका, क्योंकि वैसे भी इसका कुछ भी काम नहीं था, अलग कर दिया, तो फिर वो आदमी नॉर्मल रूप से चलने लगता है और आसानी से अपना काम करने लगता है, ठीक है ना। आगे यहां से जैसे ही अपन सीकम के अंदर, सीकम का और क्या कुछ काम है, नहीं, सीकम क्या कर देता है, सीकम यहां से जो आगे भोजन आया था, इसको आगे की ओर भेज देता है। देखो इधर, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि भोजन का सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण कहां पर होता है, तो उसका उत्तर छोटी आंत होगा। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक अवशोषण इलियम के अंदर होता है, सर्वाधिक पाचन ड्यूडेनम के अंदर होता है। दूसरी बात, बड़ी आंत के अंदर क्या होता है, बड़ी आंत के अंदर भी भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। जो पचित भोजन, बाकी जो अपचित भोजन होता है, उसका अवशोषण कहां पर होता है, उसका अवशोषण बड़ी आंत के अंदर होता है, ठीक है ना। तो और इस जो बड़ी आंत होती है, इसकी टोटल लंबाई होती है वो 1 से 1.5 मीटर के आसपास होती है, ठीक है ना। ये याद रख लेना, क्योंकि ये पूछ भी सकता है, ठीक है ना, इतनी होती है।
अब देखो इससे आगे बढ़ते हैं तो सीकम वाले भाग से अपन पहुंच गए कोलन वाले भाग के अंदर। कहां पर पहुंच गए? कोलन वाले भाग के अंदर। गौर करियो, यहाँ पर देखो इधर, यहाँ जो ये कोलन वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये कोलन वाला भाग काम क्या करेगा? एक क्वेश्चन यहाँ पर जब आया है तो मैं आपको बता दूं, इस भाग के अंदर आपके कुछ जीवाणु उपस्थित रहते हैं। अरे जीवाणु, तो जीवाणु से क्या रोग फैलाएगा? नहीं, ये जीवाणु अपने लिए लाभदायक जीवाणु उपस्थित रहते हैं। नाम सुना होगा उस जीवाणु का, मैं बता रहा हूँ, इस्चीरिया कोलाई। उस जीवाणु का क्या नाम है? ई कोलाई। और ये जो ई कोलाई उपस्थित रहते हैं, ई कोलाई नाम का जो जीवाणु उपस्थित रहता है, कहाँ पर उपस्थित रहता है? वो रहता है आपके कोलन वाले भाग के अंदर। बड़ी आंत के कोलन वाले भाग के अंदर सहजीवी के रूप में जो जीवाणु उपस्थित रहता है, उस जीवाणु का नाम क्या है? तो उसका नाम है इस्चीरिया कोलाई, ई कोलाई जिसको नाम कहते हैं। देखो इधर, ये जो ई कोलाई जीवाणु होता है, ये ई कोलाई जीवाणु काम क्या करता है? याद रहिए, रखेगा क्या? याद रखना है, याद ये रखना है कि जो ई कोलाई होता है, ये ई कोलाई जो आपके भोजन में होता है, उस भोजन को मल में परिवर्तित करने का काम करता है। क्या करता है? मल में परिवर्तित करने का काम करता है। मल में परिवर्तित करने का काम करता है। भोजन को मल में परिवर्तित करेगा और मल में परिवर्तित करके क्या करेगा? उस भोजन का वो अवशोषण करेगा। वैसे नहीं कर सकता, पहले तो ये क्या करेगा? मल में भोजन को परिवर्तित करेगा और मल में भोजन को परिवर्तित करके उस मल का अवशोषण करेगा। अच्छा, तो हमारे लिए ये सहजीवन क्यों दे रहा है? हमारे लिए लाभदायक क्यों हो गया? आपके लिए लाभदायक इसीलिए हो गया क्योंकि जब ये मल में परिवर्तन करता है, तब यहाँ से ये क्या करता है? एक विटामिन का क्या कर देता है? एक विटामिन छोड़ता है और उस विटामिन का नाम होता है B12। क्या नाम है? विटामिन B12। और जो B12 है, इसको अपन नाम देते हैं साइनोकोबालमिन, नाम भी इसका नाम है। तो B12 जो विटामिन होता है, ठीक है ना, क्या नाम है इसका? B12। और जहां पर अपने को पता है, तो कहने का मतलब यहाँ से अपने को क्या मिल गया? एक विटामिन मिल गया। क्या मिल गया? विटामिन मिल गया। और इसीलिए, और इसने मल में परिवर्तित कर दिया, इसने भी अपना काम कर दिया, इसने मल को खा लिया। तो सर मल में खा लिया तो फिर हम उत्सर्जन क्या करेंगे? अरे जीवाणु होता है, छोटा सा जीवाणु होता है, मल तो बहुत सारा आपके जो अवशोषण होता है वो तो यहाँ पर देखो, भोजन आपने बहुत सारा किया था, जीवाणु कितना खाएगा? ठीक है, जो बचेगा वो क्या करेगा? आप एक्सक्रीट करोगे। और जो यहाँ पर जो उसने क्या किया? जितना खाया उतना आपको B12 विटामिन दे दिया। इसका मतलब हो गया उसका भी फायदा, अपना भी फायदा। इसीलिए इसको कहते हैं सहजीवी सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में। आपका जो सहजीवन, सहजीवी संबंध के रूप में, सहजीवी संबंध के रूप में यहाँ पर जो जीवाणु पाया जाता है, उसका नाम है ई कोलाई। ये बात आपको याद रखनी है इस कोलन वाले भाग किसमें। कोलन वाला भाग इतना लंबा बड़ा है, यहाँ से जाते हुए भोजन जैसे ही आपके यहाँ पर मलाशय वाले भाग के अंदर पहुंच गया, यहाँ पर मलाशय वाले भाग के अंदर आपका जो मल था, वो मल काफी देर तक पड़ा रहेगा। ठीक है ना, ये मलाशय वाला भाग है, रेक्टम वाला भाग है। इस रेक्टम वाले भाग के अंदर यहाँ पर कुछ देर तक क्या मलाशय में मल पड़ा रहेगा और उसके बाद में क्या होगा? एनस के द्वारा इस मल को बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरीके से आपने क्या देखा? आपने देखा कि किस प्रकार से बड़ी आंत अपने, यहाँ पर ध्यान रख लेना कि भोजन का अवशोषण भी होता रहेगा और भोजन का अवशोषण होगा। मैंने आपको यहाँ पर 3 भाग आपकी बड़ी आंत के बताए हैं। आपको बता दिया सीकम के बारे में, आपको कोलन के बारे में बता दिया, आपको मलाशय के बारे में बता दिया और विस्तार से अपन ने बात की थी अपेंडिक्स के बारे में। अब मैं आपको बता दूं आगे कुछ और बातें। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन सब बातों के बाद में अपन लोग, ये बात मैं आपको और बता दूं कि छोटी आंत का जो कौन सा भाग है जिसमें भोजन का ना तो अवशोषण होता है न पाचन होता है। तो आपको पहले भी बता चुका हूं, जेजुनम वाले भाग के अंदर भोजन का ना तो पाचन होता है और न अवशोषण होता है। ये बात अपने को याद रखनी है, कोई नहीं बताएगा। ठीक है ना। अब देखो, यहां तक तो अपनी बात कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है,
यहाँ तक मैंने आपको पाचन के अंदर जितने भी प्रक्रियाएं हो सकती थी उन सभी प्रक्रियाओं के बारे में अच्छे से बात की, और पाचन के अंदर क्या क्या हो सकता है ये सब बातें मैंने बता दी थी। मेरे ख्याल से यहाँ तक अपना पाचन वाला जो चैप्टर होता है वो कंप्लीट होता है। लेकिन मैं उससे पहले कुछ और एक दो बातें बता देता हूँ कि ये प्रोसेस किस तरीके से चली थी, टोटल प्रक्रिया किस प्रकार से चली थी। और तो देखो इधर सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले भोजन कहाँ से शुरू हुआ था, भोजन को आपने इंटेक किया, ठीक है ना, इंजेक्शन कह सकते हैं अपन इसको भोजन को। तो सबसे पहले प्रक्रियाएं कौन कौन सी, वो प्रक्रियाएं या स्टेप कौन कौन से थे, तो कौन कौन से थे, सबसे पहले आपने इंजेक्शन किया, इसीलिए इसको कहते हैं अंतःग्रहण, ठीक है, क्या क्या भोजन का अंतःग्रहण किया, ठीक है ना। अंतःग्रहण के बाद में क्या होता है, अंतर्ग्रहण, ठीक है, अंतर्ग्रहण, यहाँ पर आपने भोजन को अंतर्ग्रहण किया, ठीक है ना। और दूसरे उसके बाद में क्या किया, भोजन का अंतर्ग्रहण किया, अंतर्ग्रहण के बाद में आप भोजन का पाचन करेंगे, पाचन के बाद में आप क्या करोगे, भोजन का अवशोषण करोगे, और अवशोषण के बाद में आप क्या करोगे, भोजन का स्वांगीकरण करोगे, ठीक है ना, भोजन का स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, ये क्या होता है तो याद रख लेना। इसके अंदर क्या होता है कि भोजन को, जो भोजन अवशोषित हो चुका है उस अवशोषित भोजन को तोड़ा जाएगा, अवशोषित भोजन को तोड़ा जाएगा और शरीर के अंगों तक पहुंचाया जाएगा। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि वो जो माइक्रोबिलाई के अंदर जो था माइक्रो भोजन, वहां से क्या था जो कि आपने ब्लड कैपिलरी के माध्यम से भेजा था, तो वो एक तरह का स्वांगीकरण कह सकते हैं अपन, तो वहां से भोजन को वो एसिमिलेशन प्रक्रिया थी। इसके बाद में देखो स्वांगीकरण हो गया, स्वांगीकरण के बाद में क्या होगा, आपने सबसे पहले अंतःग्रहण किया, अंतःग्रहण के बाद पाचन, पाचन के बाद अवशोषण, अवशोषण के बाद में स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण के बाद में क्या हो जाता है, बहिक्षेपण, ठीक है ना। इस तरीके से आप भोजन को बाहर, जो अपचित भोजन था उसको बहिक्षेपण या एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो प्रक्रियाएं थी, ये स्टेप अपने को याद रखना है कि कौन सा स्टेप किस स्टेप के बाद में आएगा, ये स्टेप भी कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है ना। तो ये भी अपने को अपने दिमाग में रखना है, अपने माइंड के अंदर सेट करना है इनको भी, क्योंकि अपन ने अंतःग्रहण, ये सिंपल सी बात है, इंजेक्शन, डाइजेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, एसिमिलेशन, ठीक है, और एक्सक्रीशन, यहाँ पर ये 5 जो प्रक्रिया हैं ये अपने को याद रखनी है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ तक अपन लोगों ने बात कर ली थी। अब मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ, मैं कुछ बातें जो आपको पीछे नहीं बता पाया था उन सभी बातों को एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो इधर जो मुख्य गुहा है, यहाँ पर देखो जो भोजन, ये मान लीजिए भोजन, ठीक है, एक बार इधर देखो, मान लीजिए ये भोजन है, भोजन था, इस भोजन को सबसे पहले मुख्य गुहा, मुख्य गुहा में भोजन को आपने क्या नाम दिया था, बोलस नाम दिया था, क्या नाम दिया था, बोलस कहोगे, ठीक है। आमाशय में आप भोजन को क्या नाम दोगे, काइम नाम दोगे, क्या नाम दोगे, काइम नाम दोगे। फिर आता है छोटी आंत, छोटी आंत में आप भोजन को क्या नाम दोगे, छोटी आंत में ड्यूडेनम वाले भाग के अंदर कहते हैं, इसको कहते हैं काइल, CHYLE, काइल, ठीक है, CHYLE, काइल, BOLUS, बोलस, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये 3 प्रक्रिया ये भी याद रखनी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस कौन कौन सी तरीके और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भोजन को बाइल कहते हैं, काइम कहाँ कहते हैं, काइल कहाँ कहते हैं, ये सब बातें अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, जो क्वेश्चन ये है कि जो अपने क्वेश्चन पीछे रह गया था। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको कहा था ना कि जो ये अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स जो होती है, तो क्या एक बार ये SSCPO के अंदर पता नहीं कि क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हाथी के अंदर क्या वेस्टिजियल ऑर्गन होता है अपेंडिक्स। तो याद रख लेना, हाथी के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होता है, क्योंकि हाथी क्या खाता है, घास फूस खाता है, ठीक है। इसीलिए ये अब सिर्फ मानव के अंदर ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये बात अपने को याद रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि एक तो अपना क्वेश्चन, मैं जो ये क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर मुझे बताने हैं, इसके आंसर बताने हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है। और पहला क्वेश्चन अपना ये है कि शरीर के, जो शरीर होता है, शरीर का सबसे कठोर
सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, ये बताना है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन आपके होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पिछली भर्ती परीक्षा में पूछा गया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और ये कब काम आता है, कहां पर काम आता है? क्योंकि आप लोगों को कल मैं एसिडिटी के बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। तीसरी बात, तीसरा क्वेश्चन अपने को ये याद रखना है कि यहाँ पर जो देखो जो आपकी दांतों के अंदर एक रोग हो जाता है जो कि फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण बढ़ता है, उस रोग का नाम क्या है? ठीक है ना। तो फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। ठीक है ना। फ्लोराइड की मात्रा यदि अधिक हो जाए तो कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। और अपना कौन कौन सा क्वेश्चन रह चुका है मैंने आपको, हमें तो मेरे ख्याल से कोई नहीं छूट रहा है। इस तरीके से आपने बहुत सारे देख दिया। देखो मलाशय के अंदर जो दुर्गंध आती है, एक चौथा क्वेश्चन है मलाशय में, ठीक है, मलाशय में मल जो एकत्रित होता है, मल एकत्रण होता है, ठीक है, मल में दुर्गंध, मल में दुर्गंध क्यों आती है? ठीक है ना, क्यों आती है? ठीक है ना। तो ये चार जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इन चारों क्वेश्चन के आपको क्या करना है, मुझे आंसर बताना है। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करोगे और मुझे इन प्रश्न के उत्तर दोगे, क्योंकि ये परीक्षा के अंदर किसी न किसी परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं और मैं वही कंटेंट आपको उपलब्ध करवाता हूं जो कि आपकी किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। मैंने जो आपको पाचन तंत्र बताया है, मेरे ख्याल से जितनी भी भर्ती परीक्षाओं के अंदर पाचन तंत्र से संबंधित यदि जनरल बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है तो वो मैंने जो बताया है इनसे बाहर तो शायद ही हो। ठीक है ना। यदि है इनसे कोई क्वेश्चन बाहर अपना छूट गया है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि पता चले कि कौन सा क्वेश्चन अपना रह गया था। ठीक है ना। तो याद रहे, मैंने आपको जो इतना बता दिया है उन सबको आपको पढ़ना है, रीड करना है, डेली कंटिन्यू बने रहना है। यदि आपका सहयोग कंटिन्यू रहेगा, आप अच्छे अच्छे कमेंट करोगे और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करोगे तो कंटिन्यू मैं आता रहूँगा और आगे भी आपके जितने भी तंत्र हैं उनके भी वीडियोस लेकर मैं आने वाला हूँ। इसीलिए आप इस चैनल को आगे से आगे फॉरवर्ड करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आपकी ऊर्जा, आपकी जो कमेंट और लाइक के द्वारा जो मुझे एनर्जी प्राप्त होगी उससे मैं और ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।